नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब आगे बात करेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति। चूँकि ये हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था का जो प्रधान केंद्र था वह कृषि ही थी, और शुरू से लेकर आज़ादी के बाद तक और वर्तमान में भी कृषि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लेकिन पहले की तुलना में आज कृषि पर लोग कम निर्भर हैं, क्योंकि जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। इन सब कारणों से लोग तीसरे क्षेत्र की ओर भागे, ठीक ना। तो यहाँ से आपको जो है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था और भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था। भारत वाकई में भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों की इस आर्थिक नीति ने भारत की स्थिति चूसा आम की तरह कर दिया था। चूसा आम जानते हैं ना, पकने के बाद जो हम लोग चूस लेते हैं, उसकी तरह एकदम चूसा आम की तरह भारत की स्थिति अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने कर दिया था। भारत को पूरी तरह से एकदम खोखला बना दिया था। जो सोने की चिड़िया थे वो पूरे तरह से खोखले की चिड़िया, एकदम खोखले में जो चिड़िया रहती है उस तरह इसके स्थिति बन गई थी। और इसके लिए कहीं न कहीं अंग्रेजों के जो नीतियाँ थे, आर्थिक नीतियाँ, वो बहुत हद तक जिम्मेदार थी। ऐसा कहा भी गया कि जो भारत वस्त्र का भंडार के रूप में जाना जाता था, वह आपको भारत जो है विदेशी वस्तुओं से भर गया। और आपको एक जॉन सुलमन नामक व्यक्ति है, वो कहता है अपनी आर्थिक नीति में, अंग्रेजों की आर्थिक नीति में, कि भारत से उत्पादित अच्छी वस्तुओं को हम सब क्या करते हैं, गंगा के किनारे अच्छी उत्पादित वस्तुओं को ले लेते हैं और टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ते हैं। ऐसी बातें आपको उस समय के जो सुलमन था, जॉन सुलमन, उसके द्वारा ये बात कही जाती है। भारत से प्रमुख रूप से आयातित होने वाले आपको जो वस्तुएं थे जाते थे, वो वस्तुओं में आपको नील था, सोरा था, आपको जो था मसाले थे, आपको जूट था, कपास था, ये आपको सारी, और लकड़ी, फिर आपको पत्थर के, नक्काशीदार पत्थर के बने मतलब आभूषण, आपको हीरे जवाहरात, इन सभी चीज़ों का भारत आयात के मामले में वाकई में ज़बरदस्त पहले स्थान पर था। लेकिन ऐसा अंग्रेज स्थिति भारत की बनाए कि आप कह भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते कि कौन से स्थिति अंग्रेजों ने भारत के बना रखे थी। तो जो भी रहा हो, आइए हम सब देखते हैं। और आर्थिक नीति के अंतर्गत पहले ही प्रश्न आया कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन जो था 1902 ईस्वी में हुआ, ये मैंने देखा। लेकिन जो हम लोग जानते हैं, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के मतलब कि धन के ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन सिद्धांत, किसके, धन के निष्कासन सिद्धांत को दिया। इसी में धन के निष्कासन सिद्धांत को दिया गया। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के तहत इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बताया 20 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बताया, प्रति व्यक्ति आय बताया उस समय, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि
कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया, प्रति व्यक्ति आय बताया, ये बात बतलाया, ये आपको पहले व्यक्ति बतलाया, ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट इनसे संबंधित और कौन सी बातें हुई, तो आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के साथ साथ दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, सदस्य बने, ये आपको बातें हुई। ठीक, तो ये पहली बात आप सबके सामने है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेशवाद की शुरुआत की? तो आपको लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो इस प्रश्न का आप सबका जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का आपको जनक कहा जाता है। किसका? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कहते हैं, का जनक माना जाता है। यह व्यवस्था कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत जो थी ये आपको 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। किस क्षेत्र में लागू हुआ तब बताइएगा कि यह आपको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का वाराणसी मंडल में यह व्यवस्था लागू हुआ। इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य नाम, तो अन्य नाम इसे जमींदारी व्यवस्था, विश्वादारी व्यवस्था, आपको जो है कि इसे इस्तमरारी व्यवस्था, इन सब कई नामों से इसे जाना जाता है। इन सब कई नामों से इस व्यवस्था को हम सब कई नामों से आपको जानते हैं। इस्तमारारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, विश्वादारी व्यवस्था, इन सभी नामों से हम इस व्यवस्था को जानते हैं। और यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 ईस्वी में पारित हुई थी। ये व्यवस्था के तहत आपको कितने प्रतिशत जो था लगान वसूली था? तो आपको 10/11 भाग जो था सरकारी खजाने में और 1/11वां भाग जो था ये आपको कहाँ पर? जमींदारों के पास आपको जाया करता था। ये प्रमुख व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। अगले प्रश्न में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भारत में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। आचार्य विनोबा भावे जो थे ये आपको प्रथम सत्याग्रही भी थे। क्या थे?
प्रथम सत्याग्रही भेद। इन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना और यदि देखा जाए तो भारत आजादी के बाद भारत में वास्तविक स्वतंत्रता की लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई? तो आपको आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ही लड़ी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए ये बातें हुई। ठीक, पहली बार जेल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम बार जेल गए। ये बात। और एक बात और, रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 1795 और 1904 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? तो 1795 और आपको 1804 में आपको सती प्रथा को अवैध घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया, या विधवा पुनर्विवाह को अवैध घोषित किया, या आपको जो है कि बाल विवाह को अवैध घोषित किया। तो इन दोनों समयों में आपको कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। ये प्रश्न सामाजिक आर्थिक आंदोलन का है और सामाजिक आर्थिक आंदोलन में ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये कई बार आईएमपी कर लीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली? तब पहली रेलगाड़ी आपको 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के मध्य चली। किसके, आपको एक्यूरेट डेट क्या है तो यही कर लेना, आपको 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ठाणे से चले। किसके कार्यकाल में? तो आपको लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम ड्राइवर कौन था तब बताइएगा? प्रथम ड्राइवर, ठीक, हम ज़्यादा नहीं बताते, प्रथम ड्राइवर आपको जो था लॉर्ड क्लार्क, या क्लार्क कर लेना। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों के द्वारा कराया गया? डचों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, या पुर्तगालियों के द्वारा? किसके द्वारा काजू का सर्वप्रथम परिचय कराया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम काजू से परिचय कराया गया। पुर्तगालियों ने सिर्फ काजुए से नहीं कराया, यहाँ पे आपको बता दूं आलू से, पुर्तगालियों ने आपको मक्का से, पुर्तगालियों ने आपको और किससे परिचय कराया? तो आपको कहवा से, पुर्तगालियों ने रबड़ से, पुर्तगालियों ने तंबाकू से, पुर्तगालियों ने आपको जो है पपीता से, पपीता, आपको लीची, ये सारी चीज़ों से आपको परिचय कराने वाले कोई और नहीं बल्कि पुर्तगाली ही माने जाते हैं। ठीक ना, पुर्तगाली ही आपको माने जाते हैं। इन सबके जन्मदाता, भारत में लाने वाला और कोई नहीं पुर्तगाली थे। कहवा, आपको कॉफ़ी, चाय,
ये सब पुर्तगाली भारत में लेकर आए हैं। ठीक, महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ये प्रश्न शायद मैंने 1-2 बार और कराया है। और महलवाड़ी व्यवस्था, महल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, तब महल का शाब्दिक अर्थ जो होता है ग्राम समुदाय, ग्राम समुदाय। इस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो इस व्यवस्था के आपको महलवाड़ी जो व्यवस्था थे, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस व्यवस्था के आपको जो है शुरुआत की गई। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि मार्टिन बर्ड को भी लगान वसूली के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक ना, मार्टिन बर्ड। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको मार्टिन बर्ड का मैंने नाम लिया। मार्टिन बर्ड नाम इसलिए लिया कि मार्टिन बर्ड पहला ऐसा था जो महलवाड़ी व्यवस्था के तहत आपको जो है कि मानचित्रों के सहारे लगान वसूलने का कार्य कराया। और इसे भी आपको हॉल्ट मैकेंजी के साथ साथ मार्टिन बर्ड को भी इसका जन्मदाता माना जाता है। चूँकि हॉल्ट मैकेंजी को पहले इसलिए कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा आपको इसी समय बम्बई और उसके कुछ क्षेत्रों पर लागू कर दिया जाता है। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसके शासनकाल में और किस क्षेत्र में? तो आपको पंजाब एंड अवध क्षेत्र में, कहाँ पर? पंजाब और अवध क्षेत्र में आपको लागू था। और इस व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बातें भी आप सबको देखने, समझने, जानने को मिलेगी। ठीक ना, ये मैंने पढ़ा दिया है सारी बातें, जब आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो सर थॉमस मुनरो जो थे ये आपको किससे थे? रैयतवाड़ी, आपको अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी या से कोई नहीं। तो यहीं पे देख लो, सब एक जगह लिख देते हैं। थॉमस मुनरो, मुनरो आपको यहाँ पर जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर जो है लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। ये सब कब कब शुरू हुआ? तो ये 1792 में ही शुरू हो गया, ये 1793 में, और ये आपको 1819 ईस्वी में ये आपको शुरू हुआ था। ये आपको जो है कि संपूर्ण भूभाग के सबसे बड़े क्षेत्र पर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। लगभग ये आपको 49%, 49% भूभाग पर, सॉरी 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। जबकि आपको 19% भाग पर ये लागू थी। अब बचा कितना? तो ये 19% पर आपको ये थी, और अब बचा 30% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक,
ये आपको कहाँ, तो संपूर्ण दक्षिण भारत प्लस असम प्लस और जगह पे। अस्थाई बंदोबस्त बिहार बंगाल एवं उड़ीसा ये क्षेत्र था। और इसमें आपको यूपी, आपको जो है कर्नाटक और आपको पंजाब, ये क्षेत्र जो था इसके अंतर्गत था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध ये चाहे जहां से समझो, ठीक ना, सामाजिक आर्थिक आंदोलन में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब लगाया गया? तब आप जवाब दीजिएगा 1929 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। मोहन राय के सहयोग से राजा राम मोहन राय के सहयोग से लागू किया गया। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अभी पीछे ही मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इसे अन्य नाम कौन कौन से नाम हैं? तो इसके आपको जो है जमींदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था या इसे विश्वादारी व्यवस्था। इन कई व्यवस्थाओं के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में बिछाई गई? तब यही सब प्रश्न आपको बार बार पूछे गए हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेल चले। कहाँ से? तो बंबई से ठाणे के बीच। ठीक, ये बातें। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1789 ईस्वी में लगाया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तब आप 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। किसके कार्यकाल में? तो आप लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में आपको जो है ये किया गया। धारा 5 की तहत। लेकिन ये आपको भारत में बंगाल में दासों पर प्रतिबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लगा था। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच का इस्पात के रेलवे से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। ये आपको किसने कहा था? तो ये बहुत खतरनाक लाइन है बच्चा, और ये लाइन आपको जो है किसके द्वारा कही जाती है? तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, किसके द्वारा? तो आपको लॉर्ड डलहौजी करें, लॉर्ड बुकानन के द्वारा ये बात आपको कही जाती है। किसके द्वारा? तो बुकानन के द्वारा। जबकि कार्ल मार्क्स जो है
इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीति को घिनौनी नीति कहा था, ठीक ना। अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए इसे घिनौनी नीति कहा था, इसे घिनौनी नीति कहा था। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ऐसी बातें आपको जो है कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। लेकिन कवच को इस्पात के रेलवे से छेद दिया गया और उससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, ये आपको बुकानन के द्वारा कहा जाता है। ये महान जो थे। नेक्स्ट, अपवाह के सिद्धांत आपको इस्तेमारी व्यवस्था, ये कार्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी मुनरो के द्वारा, और आपको जो है अपवाह का सिद्धांत किसके, धन के अपवाह का सिद्धांत, या आपको जो है अपवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अपवाह के सिद्धांत मार्टिन बर्ड के द्वारा नहीं दिया गया। अब ये बताया कि मार्टिन बर्ड ने किसका दिया था, तो मानचित्रों के आधार पर कर वसूली, मानचित्रों के आधार पर कर वसूली का, और ये आपको 1833 ईस्वी में इनके द्वारा दिया जाता है। और खासकर किससे संबंधित, तो महालवाड़ी व्यवस्था से। यहाँ पर आपको अपवाह सिद्धांत, किसके अपवाह, तो धन के अपवाह सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के अपवाह सिद्धांत को दिया जाता है। तो इस तरह आप देखें तो आपको 1 और 2 आपको जो है ये बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, और बाकी सारे के सारे आंसर आपको जो हैं वो गलत माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सत्ता एवं देसी राज्य के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए आपको कौन सी कमेटी गठित की गई थी। ब्रिटिश सत्ता और देसी राज्य के मध्य आपको बटलर समिति का गठन किया गया था। किसका, बटलर समिति का गठन जो था ये आपको किया गया था, और बटलर समिति ने देसी राज्यों के संबंध में ये आपको 1935 के अधिनियम के तहत बटलर कमेटी जो थे देसी राज्य और ब्रिटिश सत्ता के मध्य संबंधों के विषय में आपको जांच करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। आपको जो है ली कमीशन, सैंडलर आयोग कब, तो 1917 ईस्वी में। ये किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा की जांच करने के लिए ली कमीशन किससे था, तो ए आयोग से था, लोक सेवा आयोग से था। और आपको मूडीमैन समिति, ये भी आपको जो था द्वैध शासन की जांच करने से संबंधित था। किससे, द्वैध शासन की जांच करने से संबंधित आपको मूडीमैन समिति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने चिकमंगलूर जनपद में लगाया, कुर्ग में लगाया, नीलगिरी में लगाया, या वायनाड में अंग्रेजों के द्वारा पहला कहाँ लगाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा पहला कहवा जो है ये आपको कहाँ, तो आपको वायनाड में लगाया जाता है। वायनाड कहाँ है, तो वायनाड केरल का एक जिला है, और यहीं से वायनाड से ही राहुल गांधी अभी जो है वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद बने हैं। कहाँ से, वायनाड से। अब देखो ये कहवा,
कहवा के उत्पादन में आपको उत्पादन में ब्राजील जो है पहले स्थान पर है, ठीक ना। कहवा के उत्पादन में ब्राजील। कहवा किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है, तो लाल मिट्टी में आपको कहवा उगाई जाती है। और कहवा के बागान को क्या कहते हैं, तो फेजेंडा आपको कहवा के बागान को कहते हैं। आपको जो है कि और कई चीज़ें हैं लाल मिट्टी में, खासकर आपको जो है भारत में कहवा के उत्पादन में पहले नंबर पे कर्नाटक है। अब देखिए यहाँ पर कमेटी है और उससे संबंधित आपको सुझाव दिया गया है कि कौन सी कमेटी किससे संबंधित है। तो आपको एटनी मैकडोनाल्ड समिति, अच्छा ये पहले फ्रेजर आयोग को देखते हैं। फ्रेजर आयोग पुलिस से संबंधित है। अच्छा कालीन मानफ्रिक मैकडोनाल्ड जो है ये आयोग इससे हैं। किचनर जो है ये सैनिक से हैं। और मानफ्रिक आयोग जो है ये आपको सिंचाई से संबंधित आयोग माना जाता है। और ये सभी आयोग जो हैं गठित किए गए थे अपने अपने समयों में इनका गठन। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। तो 4 3 4 3 4 3 ये आपको आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सूची को मिलाइए और बताइए कि अंग्रेजों के इसमें कौन कौन सी सूची किससे आपको ताल्लुकात रखते हैं। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन में जो देखा गया और दिया जो गया वह आपको जो है कि वाणिज्यिक चरण, ये अंग्रेजों के आर्थिक नीति के पहले चरण को वाणिज्यिक चरण का नाम से जानते हैं। और इस चरण में आपको एकाधिकार व्यापार रखा गया था। और ये समय जो था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसे कालांतर में समाप्त किया जाता है। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में कहा जाता है कि चाय और चीन को छोड़कर बाकी कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार हस्तगत कर लिए जाएंगे या हस्तगत कर लिए जाते हैं। ये बातें आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक ना। चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार जो था उसे हस्तगत कर लिया। दूसरा औद्योगिक चरण के नाम से जानते हैं और इसमें मुक्त व्यापार का पालन किया गया। कब तक? 1857 ईस्वी तक, 60 तक इसका पालन किया गया। और फिर 1860 से आपको जो है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल, इसमें भारत में भी ब्रिटिश लोग जो हैं वो उद्योग, कारखाने, आपको रेलवे का विकास, आपको जो है कि कई चीज़ों की स्थापना भारत में करना प्रारंभ करते हैं। और अब भारत से है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसे देना चालू करते हैं। तो ये आपको तो इस तरह 1 2 3 ये आपको तीनों बिल्कुल सही आंसर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत, आर्थिक दोहन, एकदम आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एम.एन. राय नहीं भैया, जयप्रकाश नारायण जी ने भी नहीं, नौरोजी और आपको जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अंग्रेजों के दोहन सिद्धांत को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताने की कोशिश की थी और रखने की भी कोशिश की थी कि आपकी जो धन के निष्कासन सिद्धांत हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक, ये बिल्कुल गलत है। और
इस सिद्धांत को उन्होंने कब दिया था? तो उन्होंने 1886 ईस्वी में दिया था। कहाँ दिया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। इन इंडिया में इन्होंने सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया या दिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो डाक टिकट शुरू करने वाले आपको लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में आपको डाक टिकट जो है ये आपको 1854 ईस्वी में डाक टिकट शुरू आप की गई। ठीक, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार रहना ना। आपको जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार था, या आपको जो था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। तो भैया बिहार परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा के अधिकारों को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार है। आपको जो था वह परमानेंट सेटलमेंट के तहत के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? रैयतवाड़ी प्रारंभ किए थे। आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था मैंने बता भी दिया कि सर टॉमस मुनरो के द्वारा 1792 ईस्वी में आपको तमिलनाडु के वारामहल में वारामहल क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूसर राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के हितों के सबसे अधिक सुरक्षा यदि किसी के नीति ने प्रदान की तो वह थे आपको मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्योंकि रैयत का अर्थ क्या था? रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक ना? और इस व्यवस्था के तहत किसान अपनी भूमि का मालिक होता था और उसको जो था अपने हिस्से का कर देना होता था, न कि उसकी भूमि किसी दूसरे के पास छीनकर चली जाए या ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, आइए (1938) ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो भैया ये आपको पहले व्यवस्था जो थी ये जमींदारी एसोसिएशन आपको पहली संस्था मानी जाती है। कौन? जमींदारी एसोसिएशन, यही पहली संस्था थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है द्वारिकानाथ टैगोर। इसके सदस्यों में आपको जो कौन थे? तो ये आपको राजा राधाकांत देव भी इसके सदस्य थे। इसे
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको 1 2 3 आपको मिलान करने के लिए 4 है, और बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ए में है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। एक कब आया था, अवध काश्तकारी अधिनियम कब आया था, ये सभी काश्तकारी अधिनियमों को देखना है। तो बंगाल और पंजाब दोनों जगहों में काश्तकारी अधिनियम जो था यह 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था। जबकि आप देखोगे तो आपको जो है कि अवध अधिनियम कब आया था, तो 1886 ईस्वी में अवध अधिनियम काश्तकारी अधिनियम आया। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 ईस्वी में, और मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 ईस्वी में। इस तरह सभी 1 2 3 4 आंसर संख्या आपको जो है 1 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपनिवेशी काल में हिल्टी आयोग का आपको जो है उद्देश्य क्या था, तो आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना। अच्छा, ये भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करेंगे, वाह भाई वाह। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ये में भी हो सकता है। आगे देखिए, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना, ये सब कुछ नहीं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति नहीं, सेवाओं के लिए ली कमीशन और हेटली कमीशन जो था ये इसके लिए, तो श्रमिकों के मौजूदा परिस्थितियों के प्रतिवेदनों के आपको सिफारिशों के प्रस्तुति के लिए किया गया था। नेक्स्ट, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदारी कारण क्या था, उत्पादन के गुणवत्ता में कमी, या कच्चे माल के अनुपलब्धता, या आपको ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, या कारीगरों के अनुपलब्धता। तो इस प्रश्न के आंसर में आपको जो जवाब होगा वो ये होगा कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर ये बहुत अधिक देना पड़ता था, जिसके कारण वस्त्र उद्योग जो था ये आपको डाउन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आप आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखिए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट किए जाने का क्या परिणाम नहीं था, शहरों तथा लिख दिया है, शहरों तथा नगरों के जनसंख्या में कमी एवं उनकी बर्बादी एक हुआ, या आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, या बेरोजगार में वृद्धि, या कृषि में भीड़ भाड़ के आपको जो है कृषि में भीड़ भाड़, ये तो क्या कह रहा है, भारत द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग एकदम से सब पगला गए, उद्योग को नष्ट किए जाने का क्या कारण नहीं था। अच्छा, नहीं था, तो आत्मनिर्भर यही वाला होगा,
ये आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय ऐसा कुछ उस समय उस काल में नहीं था। ये आपको बिल्कुल आंसर जो है, ये दो आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से सही कथन के पहचान करें। भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया गया, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुई तो ये स्थानीय स्वशासन 1882 में और ये आपको 1871 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आपको शुरू किया गया। तो भैया लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में नहीं, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 और 2 ये बिल्कुल सही जवाब है। जबकि सत्ता का विकेंद्रीकरण का काम आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन दादा भाई के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो दादा भाई के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपको सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां इसलिए नहीं करते थे कि ये कांग्रेस से बड़ी चीड़ रखते थे, कांग्रेस का ये पुरजोर विरोध किए इन्होंने। और 1986 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के विरोध में आपको बनारस के राजा के साथ मिलकर एक पेट्रियोटिक संस्था का भी गठन इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, 1833 में भारत सरकार ने किसके अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग गठित करने की बात कही? तो वह था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो था यह भारत का प्रथम विधिवेता था, भारत का प्रथम विधिवेता था, विधिवेता माना जाता है। और ये आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी इसे ही कहा जाता है। इसी के द्वारा CRPC, IPC एंड CRPC बनाया गया। ये सारी बातें इसी के द्वारा। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत उद्योग अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण आपको क्या था? तो भारतीय उद्योगों का अभाव, ये या विदेशी पूंजी की कमी या प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तो ये भी रहता है। धनिक लोग भी थे। तो आपको स्वतंत्र विकास का कारण क्या था? तो भैया ये आपको भारी उद्योगों का अभाव था उस समय इस्पात जैसे कोई उद्योग, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं लगे थे और इनके नहीं लगे होने की वजह से भारत को बहुत अधिक क्षति पहुंची। ठीक ना। नेक्स्ट आपको, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आपसे बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो आपको सफलता दिला सकता है, वरना आप सफलता से कई कोस दूर रहेंगे और इसके लिए आप स्वतः भी जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक ना। तो इस तरह हम सबने देखा कि आपको जो है प्रश्न हुआ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।